स्टूडेंट वेलकम टू दी जामिया इंटरसेटा। आज एक बार फिर से आ चुके हैं। आज हम आपके सामने मार्च का मंथली करंट अफेयर लेकर के अप्रैल तक हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर एग्जाम मई या जून में हो जाएंगे। तो अप्रैल तक का करंट अफेयर आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर हमें लगा कुछ एग्जाम जून में होने वाले हैं तो हम उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, मई के करंट अफेयर की। अच्छा, ये जो करंट अफेयर है किस किस के लिए रेलेवेंट होगा? ये होगा जेएमआई, एएमयू, सीयूईटी और अदर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए, ठीक है। अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए हो फ्री, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। एज वेल एज आप अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो जामिया एएमयू के रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है, ये जो नितिन नबीन जी हैं, इनको श्री नितिन नबीन इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इनको बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये देखिए, तो इन्होंने किसकी जगह ली है? जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा। तो अभी इनको रिसेंटली बनाया गया है, तो ये न्यूज में है। आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिएगा करेक्शन करके, ठीक है। सर विक्रम यादव, इनको अपॉइंट किया गया है डीजीसीए का हेड, ठीक है। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, उसका हेड इनको बनाया गया है। याद रखिएगा, इनका नाम है विक्रम यादव, ओके। और डीजीसीए के अगर यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का नाम, मतलब अगर सिविल एविएशन के पूछा जाए आपसे, तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, पर 2024 में ठीक है, इन्होंने किंजारू अप्पा ने बेसिकली, ठीक है, किंजारू इन्होंने इनको, ठीक है, बेसिकली इनका नाम है किंजारापू राम मोहन नायडू, ओके। इन्होंने उनको उनकी जगह पर चार्ज लिया। बिहार के न्यू गवर्नर पहले आरिफ मोहम्मद खान थे, लेकिन अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है ये। इनका नाम है सैयद अताब हुसैन। ये बिहार के न्यू गवर्नर बनाए गए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए, जो प्रॉपर स्टेट होता है ना, तो वहां पर काम करते हैं गवर्नर, और यूटीज वगैरह में, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हुए हैं? इनका नाम है श्री तरनजीत सिंह संधू, ओके। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक बताने को नहीं है, रट्टा मारने का, तो आप प्लीज रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। अब जहां जहां पर कुछ खुलकर बताने का होता है, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा भी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियो के, हमारे जो विनर है अगेन काजी नौमान रहे हैं, और एक दो स्टूडेंट और हैं, ओके, वो भी रहे। आप लोग अपने क्वेश्चंस जरूर पूछा करें कमेंट में, आप लोग अपने आंसर जरूर दिया करें कमेंट में। सेशन को लाइक जरूर करा करें, ठीक है, और शेयर जरूर करा करें सेशन को, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत कर लगती है आपके लिए सब चीजें करने में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये एनसीपी थी, ठीक है, इसमें ना एक पॉलिटिकल पार्टी थी महाराष्ट्र में, आप इजी वर्ड में समझो, और उसका अलायंस था वहां की गवर्नमेंट के साथ में। और उसके जब सुप्रीम थे अजीत पवार, उनकी सडनली डेथ हो गई, ठीक है। अब कंट्रोवर्शियल डेथ थी, हमें उस पर नहीं जाना, बट उनकी अब वाइफ है अजीत पवार की वाइफ, इनका नाम है सुनित्रा पवार, ठीक है, सुनित्रा पवार। इनको महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाया गया है, और इन्होंने अपनी पार्टी की प्रेसिडेंशियलशिप को भी संभाला है, याद रखिएगा, बस, ओके। प्लेन क्रैश में अजीत पवार की डेथ हो गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी विद इफेक्ट फ्रॉम इन अप्रैल 2026 से ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोस्ट संभालेंगे। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अब मेरे यहाँ से आपको क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है करंटली इंडिया का सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करेंटली इंडिया का आपको बताना है हेड ऑफ आर्मी कौन है, ठीक है। ये चीफ ऑफ आर्मी भी हम जिसको कहते हैं, ये वाइस चीफ हैं आर्मी के, चीफ ऑफ आर्मी आपको बताना है।
आपको बताना है चीफ ऑफ नेवी कौन है, ठीक है, जिसको आई थिंक एडमायरल भी कहते हैं, एडमायरल का नाम बताना है आपको। ओके, इसको आपको बताना है। इस तीन मतलब कुल मिलाकर के आपको सीडीएस और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी चार चीजों के हेड बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। साध्वी निरंजना ज्योति को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। अब कमेंट कैसे आएगा, वो सॉरी क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको एनसीबीसी का करंट चेयरपर्सन पूछ लेंगे। तो साध्वी निरंजना, यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे और मैं बता देता हूँ, देखिए एनसीबीसी जो बेसिकली आता है किस आर्टिकल में आता है, ये आता है जस्ट अ मिनट, ये आता है आर्टिकल 338 बी, ठीक है। 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, बट 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। ओबीसी के जो राइट होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं ना, ठीक है, ओबीसी के राइट प्रोटेक्ट करता है और उनको प्रमोट करने का काम करता है, उनके रिजर्वेशंस वेलफेयर वगैरह को मॉनिटर करने का काम करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो साध्वी निरंजना को याद रखिएगा। वैसे इनका बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर नहीं रहा, पॉलिटिकल करियर लाइक इन द सेंस, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही, आरएसएस से भी जुड़ी नहीं, बाकी इनका अपना अपना था, बहरहाल बहुत ज्यादा हेट स्पीच वगैरह के इन पर केसेस हैं, और ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा इन पर जब इनको अपॉइंट किया गया तो आवाजें तो उठी इनके खिलाफ कि इनका अपॉइंट क्यों किया गया, ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगी राइट्स को ओबीसी के, जस्ट बिकॉज इन पर खुद हेट स्पीच के कई सारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक डिबेटेबल इशू है। चलिए हम आगे और बात करते हैं। मैंने बता दिया एनसीबीसी के बारे में। नेपाल के यंगेस्ट पीएम बन चुके हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेपाल के यंगेस्ट कौन बन चुके हैं, इनका नाम है वीरेंद्र शाह। ये क्वेश्चन आपसे आएगा, ये मैं आउट करता हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, 35 की एज में है, 47 प्राइम मिनिस्टर है। कमेंट में बताना है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपको, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम। और नेपाल में इन्होंने एक जो लाइक एक प्रोटोकॉल सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया, नॉर्मल ये रहना, मतलब इन्होंने अनाउंस किया है कि हर मिनिस्टर नॉर्मल रहेगा। तो कमेंट में आपको ये बताना है लाइक इनके बारे में कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। बाकी एनसीबीसी के बारे में मैंने बता दिया। अब आप ये बताइए, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब, ये किस किस आर्टिकल में है, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के आपको आर्टिकल बताना है, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताना है या नहीं है। तीसरा, इनके चेयरपर्सन को बताना है कौन है, चेयरपर्सन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मुश्तफा हुसैन खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर कंसीडर करा गया है, ठीक है। ये सन है आयतुल्लाह खामनेई के, ठीक है, और अपने फादर की डेथ के बाद इनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है ईरान का। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, किससे, नीति आयोग से पार्टनरशिप की है बेसिकली। बस सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को ये बूस्ट करने में काम करेगी। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में लगती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आप हाथ में मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर होगा, और अदर थिंग्स में भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी होते हैं, सेमीकंडक्टर होता ही होता है बच्चों, ठीक है। यार ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर गर्ल्स। व्हाट इज द एचपीवी? तो एचपीवी प्रोग्राम बेसिकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स के पर अप्लाई करा जाएगा, ठीक है। क्या है एचपीवी प्रोग्राम? राजस्थान के अजमेर में लॉन्च करा गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे, कई सारी गर्ल्स को टारगेट करेगा। अब ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो 1.15 करोड़ गर्ल्स को टारगेट करेगा, ठीक है, जो 14 ईयर की एज क्रॉस कर चुकी होंगी या 14 ईयर की एज के आसपास की गर्ल्स, ठीक है। ये वैक्सीन बेटा जो फीमेल में
सेकेंड मोस्ट कैंसर का रीजन बनता है, जस्ट बिकॉज आप में से कई फीमेल भी देख रही होंगी लेक्चर, तो फीमेल में सेकेंड मोस्ट कैंसर कौन सा होता है अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो उसको टारगेट करेगा, अगर ये वैक्सीन अप्लाई कर देते हो तो सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल में होता है ना वो नहीं होता है वुमेन। अब सर्वाइकल कैंसर क्या कैंसर होता है ये देखते हैं। देखो, मोस्ट कॉमन कैंसर मेल में कौन सा होता है, ये ओरल कैंसर होता है। कोई टोबैको ले रहा है तो ओरल कैंसर हो जाएगा, ठीक है। पान मसाला जैसी चीजें खा रहा है, डेफिनेटली उसे ओरल कैंसर हो। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, एम्स, टाटा मेमोरियल बॉम्बे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है वो, इसके अलावा एनसीआईसी झज्जर, दिल्ली में आप देखें तो कई सारे हैं, जैसे एम्स हो गया, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल हैं भरे पड़े हैं, ठीक है। आप वहां पर जाकर देखेंगे तो बहुत दिमाग खराब होगा आपका। तो गवर्नमेंट एक तरफ तो पान मसाला और इन सब चीजों को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज पान मसाला बेचने से ही हमारे पास टैक्स आएगा और हम मूव कर पाएंगे। हम अगर चाहें तो उस चीज को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली। तो देख, अब ये बात है, तो मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल होता है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। और एक सर्वाइकल कैंसर भी होता है। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो यूट्रस होता है फीमेल का, उसमें ट्यूमर आने लगता है एक सर्टेन एज के बाद में। 20-25 तक नहीं मिलेगा, 30 तक भी नहीं मिलेगा, जहां पर एक दो बार विमेन प्रेग्नेंट हुई उसके बाद ये देखने को मिलता है। तो अब इसमें अगर ये लाइक बहुत ज्यादा अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो डॉक्टर्स के पास चांस होते हैं कि पूरा ही यूट्रस निकाल दो, खत्म करो, ठीक है, यूट्रस निकाल के खत्म करो। लेकिन अगर ये यूट्रस से निकल गया और अदर पार्ट्स में फैलने लगा तो फिर बेटा ये कैंसर बन जाता है, तो आगे जाके बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। चलिए, तो उसको अगर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम करा तो बहुत सारी गर्ल्स को सेव किया जा सकता है आगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें, देखो इंडिया ने ही स्टार्ट करा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग होती है। अभी बताइए, अभी कौन सा कॉप हुआ है 2025 में और कहाँ हुआ है? कमेंट में ये भी बताना है कॉप 2026 में कहाँ होगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। क्यों न्यूज में? क्योंकि इसको एक और कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, रोमानिया ने। 118 कंट्री बन चुकी है रोमानिया इसको ज्वाइन करने वाली। अब आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या काम करता है? कुछ नहीं करता है, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है बस। इंडोनेशिया न्यू लॉ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, तो इंडोनेशिया नई कंट्री बन चुकी है जिसने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपके बच्चे की एज अंडर 16 है तो उसके मोबाइल पर या फिर कुछ प्लेटफॉर्म वो यूज नहीं कर सकता, जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड रोब्लॉक्स। तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन काफी है क्या? इंडिया को भी ऐसे, आप दिमाग से थोड़ा सोचिएगा, सिर्फ याद करना कुछ नहीं होता। अपनी देखिए, मैं आपको बोलूं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, एक पैरेट नहीं बनना है केज वाला, बिल्कुल नहीं बनना है, कोई मतलब नहीं है। आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बट यूनिवर्सिटी में आके आप इस कदर गिरोगे ना, आप जिंदगी भर रटते रह जाओगे, कभी चीजों को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चीजों को समझना और उस पर डिस्कशन करा करो, कभी कभार अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनाओ किसी भी चीज को लेके। ये है तो क्यों है, क्या नहीं है, इंडिया को ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहिए? सवाल अगर कर भी दे इंडिया तो हजार तो उसके तरीके निकल आएंगे दोबारा यूज करने के, बाय द बीपीएन और अदर रिसोर्सेज, ठीक है। बीपीएन की फुल फॉर्म बताइए एक बात, और आगे क्या होती है बीपीएन, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, अगर इंडिया इंट्रोड्यूस भी कर दे, ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे कि आप 17 ईयर या 18 ईयर के हो जाए तब भी आप में इतनी समझ बाकी है कि आप गलत कंटेंट ना देखें, ओवर यूज ना करें इन एप्स का, जबकि करते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो अगर जेनजीज के बारे में बात की जाए तो इंडिया में तो ये चीज आगे चल के पता चलेगी कि इंडियंस कितने पीछे जा चुके हैं, जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री है, वर्ल्ड ही पूरा पीछे जा रहा है, जितनी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है वही पीछे जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी कंट्री की चिंता करना चाहिए।
हम ये बात सोचते नहीं है कि क्या होगा इस सोशल मीडिया का। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे नजर आता है। बहरहाल आगे चलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड मालवीय ठीक है मालावी को भेजी हुई है इंडिया ने, जस्ट बिकॉज यहाँ पे अल नीनो आया हुआ था। 1000 मेट्रिक टन हमने राइस भेजा इंडिया से, जस्ट बिकॉज इंडिया की एक कंडीशन वेलफेयर स्टेट की भी रही है। तो जहां जहां पर भी प्रॉब्लम आई टिल टिल लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जहां जहां पर भी बुरी कंडीशन आई है, कुछ भी प्रॉब्लम आई है, तो इंडिया से जो बन पड़ा है इंडिया ने किया है हर किसी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। मालावी में भेजी हुई है ये ह्यूमैनिटेरियन एड। ओके, और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी हुई, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अल नीनो आया था वहां पर। ये है मालावी की लोकेशन। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, बेसिकली साउथ अफ्रीका में पड़ता है। साउथ अफ्रीका कंट्री नहीं, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। 300 बिलियन अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट। तो अमेरिका ने अनाउंस किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है बेसिकली ये 300 बिलियन पार्टनरशिप का एक इंडस्ट्री बनाएंगे रिलायंस के साथ मिलकर। ठीक है, और अमेरिका की फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट होगा जो रिलायंस के साथ है। ठीक है, और ये कहां पर बनाया जाएगा? बिल्ट एट पोर्ट ऑफ ब्राउन ठीक है सिवाइल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इस फरवरी 2026 स्टक डाउन टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई कंट्रीज पे टैरिफ लगाया था। टैरिफ, एंटी टैरिफ, सॉरी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं अभी मैं बात करूंगा। तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थे, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था, उसने इस चीज को गलत साबित करा और इसको रोक दिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इंडिया भी इसके उसमें आया था, टैरिफ लगाए, फिर इंडिया ने भी लगाया ऐसे ही मामला। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बंद कर दिया। आप टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? सपोज ये यूएसए है, ये इंडिया है। इंडिया से कोई भी गुड्स गया यूएसए, अब यूएसए में वही चीज $5 की मिल रही है। जैसे ही इंडिया में $2 की चीज जाएगी उसी क्वालिटी में, तो यूएसए यहाँ पर टैरिफ लगा देगा कि आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, तब आप हमारी बाउंड्रीज में कोई चीज ला सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा अल्टीमेटली फिर इंडिया का जो प्रोडक्ट पहुंचेगा यहाँ पर वो महंगा हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। नॉन टैरिफ बैरियर यहाँ जैसी बाउंड्री पे पहुंचा आपका इंडिया का गुड्स, तो उसमें कोई वायरस बता देंगे, बैक्टीरिया बता देंगे और आपको वापस ले जाना पड़ेगा। सडनली इंडिया में अभी आपको बहुत ज्यादा मैंगो देखने को मिल रहे होंगे, जबकि अभी मैंगो का मौसम ही नहीं आया पूरी तरीके से, तो लेकिन मैंगो खतरनाक तरीके से देखने को मिले। लास्ट ईयर वैसा क्या होता है, ये मैंगो जाता है, ये जस्ट बिकॉज इस कार्बाइड इसमें यूज किया जाता है इसको लाइक एक राइप करने के लिए, तो यहाँ पर इसको ये कार्बाइड का करके लॉट डाल देते, फिर इंडिया की सस्ती मार्केट में बिकता है। आप कई सारी लॉट की चीजें देखते होंगे, लॉट आ चुकी है, लॉट आ चुकी है, तो वो भी एक तरह से यही बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली एक और कंट्री है 2026 में लाई, वो कंट्री है सॉरी स्टेट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला एक और स्टेट बन चुका है जिसका नाम है गुजरात। पहला स्टेट कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था? उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात लाया है अभी। लेकिन अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सबके लिए एक ही कानून, एक ही लॉ। ठीक है, सारी क्या रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह इसी से फॉलो होंगी, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब इसी से फॉलो होगा। माय क्वेश्चन इज फॉर दिस रूल, ये आपने ट्राइबल सोसाइटी के लिए नहीं रखा, तो मेरा क्वेश्चन है क्या आप ये मानते हैं कि ट्राइबल, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या ये हम मानते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी इसको अडॉप्ट करने के लिए अभी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती, तो फिर ये माइनॉरिटीज पर क्यों थोपा जा रहा है? माइनॉरिटीज भी तो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि अभी सोसाइटी अडॉप्ट करने के लिए कंफर्टेबल ही नहीं हुई। अब मेरे को ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के किस आर्टिकल में आता है?
ठीक है, कौन सा डीपीएसपी है मतलब ये बताइए, और डीपीएसपी किस आर्टिकल में आता है, ठीक है ये बताइए। इंडिया का फर्स्ट एलपीजी एटीएम गैस गुरुग्राम में लगाया गया है। गुरुग्राम इज इन हरियाणा, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए लगाया गया, ये लगाया बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको लगाया हुआ है, ओके। अब क्रूड ऑयल हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, बेसिकली इराक, सऊदी अरबिया, यूएई। और एलपीजी हम जो करते हैं सबसे ज्यादा वो करते हैं सऊदी से, यूएई से एंड कतर से। तो अब जब एलपीजी और क्रूड ऑयल आएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलेगा, जाहिर सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब निकलेगा तो ईरान ने इसको चोक कर दिया है, तो अल्टीमेटली इंडिया में या तो एलपीजी या फिर वो तो ईरान, जस्ट बिकॉज ईरान इज अ फ्रेंडली कंट्री ऑफ इंडिया, तो वो तो बेसिकली वो अपने क्रूड ऑयल शिप्स जो है निकलने दे रही है, लेकिन चोक कर रखा है इसको। तो क्रूड ऑयल एंड एलपीजी गैस के प्राइस बढ़ चुके हैं। अब इसी एलपीजी को देख करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, इसमें फ्री गैस कनेक्शन देना थे। 2016 में आई, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। फ्री एलपीजी कनेक्शन देना थे पुअर हाउस होल्ड को, ठीक है, क्लीन कुकिंग फ्यूल देना था, ठीक है बस। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे, देखो सिंपल सी बात समझो, आपने एक बार फ्री गैस कनेक्शन दे दिया, व्हाट अबाउट द रिफिल कराना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो पुअर जिसको अपने आजू बाजू से फॉरेस्ट से टिम्बर मिल रही है, वुड मिल रही है, तो वो आपकी एलपीजी क्यों यूज करेगा, उसे तो सस्ती चीजों पे काम करना है ना। पहला एक गवर्नमेंट इसको नहीं एड्रेस कर पाई, दूसरा इरेगुलर यूजेज है, ठीक है। कोल और वुड्स पे इंसान पहले से ही चल रहा है, तो वो इसको क्यों यूज करेगा जबकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, या तो चीप हो। इस पर सब्सिडी भी बहुत लो है, ठीक है। सप्लाई और डिलीवरी रूरल इलाके तक है नहीं, इसलिए आज और एलपीजी क्राइसिस और आ गया दोबारा से। आपको क्या लगता है, ये अभी अप्रैल खत्म हुआ है, मई स्टार्ट हुआ है, am I right? आप कहेंगे यस सर सही बात कह रहे हैं। क्या आपने अपने बचपन में, कमेंट करिए, इतनी हीट देखी है कभी? आप कहेंगे नहीं देखी सर। मेरा सवाल है, अगर जब बच्चा हीट आपने नहीं देखी तो ये इतनी हीट आई कहाँ से? आप कहेंगे सिंपल सर, ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? सिंपल सी बात है सर, पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? दैट इज द रीजन कि लोग कोल जला रहे हैं, वुड जला रहे हैं, अब और जलाएंगे क्योंकि एलपीजी क्राइसिस है और जल रहा है, ठीक है। आप अपने आजू बाजू देखेंगे सब जगह ये सब हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन बना है, ये कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। इसका नाम है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उमर अब्दुल्ला ने, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। सेकंड फुल्ली लिटरेट यूटी कौन सी बन चुकी है? तो 99.93 लिटरेसी यहाँ पर है, और ठीक है, ये यूटी का नाम है चंडीगढ़, और लद्दाख पहली यूटी है जो फुल्ली लिटरेट है, बाद में ये बनी। अब हम लिटरेसी पे भी बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी केरला में, स्टेट्स में देखे जाए, यूटी को कंसीडर अभी नहीं कराएंगे, फिर बाद में दिल्ली वगैरह आ जाते हैं, लेकिन हाईएस्ट केरला में। लोएस्ट लिटरेसी वो बिहार है, और फिर राजस्थान है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। राजस्थान वगैरह में तो विमेन एजुकेशन नहीं दिया गया, इसलिए ऐसा है, जस्ट बिकॉज वहां पर एक कंजर्वेटिव सोसाइटी पहले थी, अब तो जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा राजस्थान डेवलप हो रहा है, लेकिन कंजर्वेटिव सोसाइटी पहले थी, तो वो जहाँ जो फैमिली के मेल होते थे डोमिनेंस बनाकर रखते थे अपनी फैमिली की जो विमेन होती थी उन पर। रिच एंड पुअर स्टेट्स के बारे में बात करें पर कैपिटल में, देखो अगर मैं ओवरऑल मनी में बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर मनी कहीं पर मिलती है किसी स्टेट में तो महाराष्ट्र है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बिलियनियर रहते हैं, जो वर्ल्ड इंडिया के सबसे अमीर इंसान है वही यहाँ रहते हैं,
तो ये इसलिए, ठीक है। कैपिटल सिटी, अगर कैपिटल आपको फाइनेंशियल कैपिटल की बात करनी है तो वो भी मुंबई है, वो भी महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो इस चीज को समझे। रिच स्टेट इंडिया के इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम कौन है? गोवा। गोवा में लाइक टूरिज्म ज्यादा है, तो इसलिए ये अच्छा इसकी कैपिटल है। सिक्किम है, बस आपको गोवा याद रख के छोड़ देना है। हरियाणा में आपको लैंडलॉर्ड ज्यादा मिलेंगे, लोग एग्रीकल्चर के बेस पर बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए अच्छी है, ठीक है। पुअर स्टेट में अगेन बिहार, क्योंकि जहाँ पर गरीबी है वहां पर लिटरेसी रहेगी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है। यूपी बिहार में लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लिटरेसी बहुत है। प्रोजेक्ट गंगा शुरू करा है यूपी गवर्नमेंट ने, यहाँ पर कुछ विलेज को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। 2 मिलियन हाउस होल्ड को 2 से 3 साल के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। विलेज साउंडाला बेसिकली ये कास्ट फ्री विलेज बना है, पंचायत है वहां पर, ठीक है। 2000 कास्ट फ्री विलेज बना है, बस इतना आपको याद रखना है, ओके। तो विलेज साउंडाला कहाँ पड़ता है? बेसिकली ये ग्राम सभा अहिल्या नगर, ओके, डिस्ट्रिक्ट अहिल्या नगर है ये, और इसको अहमदनगर के नाम से भी जानते थे। G7 की अभी समिट कहाँ हुई है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, जस्ट बिकॉज देखिए G7 का मेंबर नहीं है इंडिया। G7 दैट इज अ ग्रुप ऑफ 7 जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज है ना, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नॉट अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी, और सर्विस भी नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जस्ट बिकॉज मोर देन 50% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ओके। तो सर्विस तो नहीं है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है। तो हम तो इंडस्ट्री में काउंट ही नहीं होते हैं, तो फिर लाइक अगर देखा जाए तो G7 में इंडिया को बस इनवाइट करा गया था, ओके। और ये कहाँ पर हुई है? वो हुई है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस पर हुई है। कौन कौन G7 के मेंबर नेशन है? यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। अबाउट G7 देख लीजिए, ये 7 से पहले 6 मेंबर थे, बाद में कनाडा ने ज्वाइन करा 1976 में, ठीक है। ये अभी ग्रुप है, ये डिस्कस करता है अपनी इकोनॉमी पर, सिक्योरिटी पर, क्लाइमेट एंड एनर्जी पर, आपस में एक दूसरे को फायदा भी देते हैं। दिव्यांग शक्ति योजना बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। बसेस में 40% लाइक प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल, जिनकी जैसे सपोज दैट किसी पर्सन की 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है या 40% है, उनको फ्री बस सर्विस दी जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू ने इसको स्टार्ट करा अमरावती में, ठीक है। अब ये बताइए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुए थे, और दोनों के चीफ मिनिस्टर्स के नाम बताइए। जल जीवन मिशन के बारे में सुन लीजिए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, ठीक है। 2019 में ये शुरू करा गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हर घर में टैप वाटर देना, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? इसके बारे में लोनी गाजियाबाद को बताया जाता है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2025 का। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ओके ओके। पाकिस्तान मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में, ओके। और इंडिया की सिटी लोनी मोस्ट पॉल्यूटेड है वर्ल्ड में, दोनों में फर्क है, सुन लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 का आ चुका है, इंडिया रैंक करता है 116 पोजीशन पे। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री फिनलैंड है, फर्स्ट पोजीशन पर है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट आ चुकी है, तो एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ओके, याद रखिएगा। और मुकेश अंबानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2026 का हुआ है, कहाँ हुआ है? तो बेसिकली इसमें ये हुआ है लॉस एंजलिस में। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर, ठीक है, माइकल जॉर्डन,
बेस्ट एक्ट्रेस जेसी और बेस्ट विजुअल का अवतार को अवार्ड दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अवतार से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ममता कालिया वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी। ठीक है, किसके लिए मिला इनको? जीते जी इलाहाबाद 2025 का। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको। मराठी में मिलेगा, बंगाली में मिलेगा, ठीक है, उर्दू में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, कई कई, लेकिन उर्दू हिंदी का इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हिंदी का दिया गया है आपका ममता कालिया को। इनका जो लिटरेचर था जीतते जी इलाहाबाद, और उर्दू का जो दिया गया है वो दिया है प्रीतिपाल सिंह बेताब को। ठीक है, प्रीतिपाल सिंह बेताब, इनका जो लिटरेचर था सफर जारी है। 10th एडिशन हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2026 का हुआ है। बेसिकली इसको समझो, इंडिया जीती है, तो अब उसके बारे में हाईलाइट देख लेते हैं। इंडिया इसमें चैंपियन रही है, रनर थी न्यूजीलैंड। ठीक है, बस स्कोर आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह फाइनल के थे। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट संजू सैमसन थे। श्रीलंका ने होस्ट करा था इसको, इंडिया एंड श्रीलंका ने जॉइंट होस्ट करा था। ठीक है, बस पैरा आर्चर ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड आर्चरी ने बताया है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। ठीक है, शीतल देवी हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी फोटो आप जानते ही होंगे इनको। ठीक है, ओलंपिक में देखा ही होगा। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का इनको बताया गया। 90 ईयर ओल्ड पैरा आर्चर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनका नाम है शीतल देवी। वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2000 अभी वाली कहाँ हुई है ये कमेंट में बताइए। 2008 वाली तो इंडिया में होने वाली है, भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, बस अभी वाली कहाँ हुई है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कमेंट में बताइए। शहीद ड्रोन्स के बारे में देखो इस बार क्वेश्चन ईरान इजराइल वॉर से आएगा ही आएगा, बल्कि 3-4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपके, इतना मान के चलो। तो शहीद ड्रोन क्या है? ये चीपेस्ट ड्रोन है जो ईरान यूज कर रहा है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करने में, जस्ट बिकॉज अमेरिका इज इज अ प्रोटेक्टर ऑफ इजराइल। और इंडिया ईरान की जो सीधी वॉर है एक अमेरिका से ही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों से ही है। तो अमेरिका के जो एयरबेस है उनको डिस्ट्रॉय करने में और आर्मी बेस को डिस्ट्रॉय करने में यूज कर रहा है। अब इनका फायदा क्या है, क्यों यूज कर रहा है भाई? लोएस्ट है, वन वे, ठीक है, अनमैन्ड एरियल है, ठीक है, एरियल व्हीकल है। ठीक है, ईरान ने इनको डेवलप करा है। ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? शहीद ड्रोन्स को सुसाइड के नाम से जाना जाता है, सुसाइड ड्रोन्स। ठीक है, और कमिकाइज के नाम से जाना जाता है। यानी कि चीप है, ठीक है, और लॉन्ग रेंज की होते हैं, यानी कि ईरान से छोड़ेगा तो कभी दुबई जाकर ले जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, और अपने टारगेट को इजीली हिट कर लेते हैं। इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनका यूज है। तो शहीद ड्रोन्स के आप नाम और याद रखिएगा। ठीक है, ये भी नाम है इसका, और सुसाइड ड्रोन्स भी इसको कहते हैं। बुक महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर, ये जो लिखी है इसको लिखने वाले हैं धीरज, ठीक है, काकाडिया। ये बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर हैं आकाशवाणी के, आकाशवाणी जो रेडियो आता है उसके। शहीद दिवस हर साल सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द 23rd ठीक है, 23rd मार्च को, इन द ऑनर ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड ठीक है राजगुरु। इनको इस दिन लाहौर जेल में हैंग कर दिया गया था, लाइक फांसी दे दी। ऑपरेशन लायंस रॉड, तो ऑपरेशन लायंस रॉड चलाया था यूएस ने एंड इजराइल ने। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्राइक की थी अगेंस्ट ईरान पर ये ऑपरेशन चलाया था। इजराइल नेम द कैंपेन ऑपरेशन लायन रॉड, द यूएस रेफर्ड इट्स द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो याद रखना, इस ऑपरेशन को इजराइल ने बोला था, जो दोनों ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन किया था, यहाँ पर स्ट्राइक की थी। ठीक है, तो ईरान ने बोला था इसको, सॉरी, इजराइल ने बोला था ऑपरेशन लायन रॉड, और यूएस ने इसको बोला था एपिक फ्यूरी। याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर आज का खत्म होता है। कैसी लगी क्लास बच्चों?
कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने क्वेश्चन जरूर लिखिएगा जो भी मुझसे क्वेश्चन हो। प्लस अगर आपको कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो और गाइडेंस चाहिए हो किसी कोर्स से भी रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।